हेलो स्टूडेंट्स, रंजीत टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में और इस टॉपिक से कौन से सवाल हैं जो 2023 में पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे साथ साल भर जुड़े रहकर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर जानते हैं विद्युत धारा क्या होती है। तो दोस्तों, हम सभी ने अपने घरों में पंखे, बिजली या उनके बल्ब को जलते हुए देखा होगा। आप जानते होंगे कि ये सभी बिजली के द्वारा ही चलते हैं। जब तक बिजली रहेगी तब तक ये सारे उपकरण काम करेंगे। तो इन सभी उपकरणों को ऊर्जा जो है वो बिजली से मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत उपकरणों को ऊर्जा मिलती है, या फिर जब तारों के माध्यम से, यहाँ तारों का मतलब है वायर्स, जब तारों के माध्यम से विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों तक पहुंचती है, तो इसे ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा हमारे घरों तक तारों के माध्यम से पहुंचती है। जब तारों में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये मेन सोर्स से हमारे घरों तक पहुंचते हैं, इसे ही विद्युत धारा कहते हैं। इसकी परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि जब तारों के माध्यम से आवेश हमारे घरों तक पहुंचता है तो इसे ही विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों, तारों के माध्यम से आवेश को पहुंचने के लिए जरूरी है कि वो तार चालक होना चाहिए। अब चालक क्या होता है, यहाँ समझिए। चालक ऐसे पदार्थों को चालक कहा जाता है जो विद्युत धारा को अपने एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाते हैं, जैसे कि तांबे का तार, लोहे का तार इत्यादि। ये भी कह सकते हैं कि किसी भी धातु से बना हुआ तार जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा देता है, उसे ही हम लोग चालक कहा जाता है, उसे चालक कहते हैं। पदार्थ दो ही प्रकार के होते हैं, चालक और कुचालक। फिजिक्स की भाषा में पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, चालक और कुचालक। तो चालक ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने एक छोर से, यानी आवेश को अपने एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाए, उसे चालक कहते हैं। और कुचालक उन्हें कहते हैं जो इनको एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं ले जाते, जैसे कि सूखी लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। तो विद्युत धारा में आवेश का प्रभाव होता है, लेकिन केवल चालक पदार्थों में, जैसे कि तांबे का तार या लोहे का तार। चलिए अब जानते हैं कि विद्युत धारा हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। हम सब ने देखा है कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स की मदद से हमारे घरों तक जो है विद्युत धारा को पहुंचाया जाता है। ट्रांसफार्मर्स पावर हाउस के द्वारा बिजली को अपने केंद्र में स्टोर करते हैं और उसके बाद हमारे घरों तक इसे सीधे पहुंचाते हैं। हमारे घरों तक ट्रांसफार्मर्स को बिजली के तक पहुंचाने में 3 प्रकार के वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले वायर का इस्तेमाल करने के लिए उसमें 15 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाती है, जिसे पावर लाइन कहा जाता है। इसमें 15 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। दूसरे को घरेलू लाइन कहा जाता है, जिससे 5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। और हमारे घरों में सुरक्षा की दृष्टि से एक दूसरा भी तार लगा रहता है, जिसे भूतार कहा जाता है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ हो जाए तो ये भूतार जो है पूरे आवेश को अपनी तरफ खींच लेता है। तो विद्युत धारा का परिभाषा ऐसा हुआ दोस्तों कि तारों के माध्यम से जब आवेश उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है तो इसे ही विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा के प्रयोग, विद्युत धारा के बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। हम अपने आम जिंदगी में बिना विद्युत धारा के कल्पना नहीं कर सकते हैं। विद्युत धारा के द्वारा ही हम लोग बल्ब, पंखे इत्यादि प्रकार के उपकरण चलाते हैं। टीवी या हम अपने मोबाइल को भी चार्ज करते हैं तो विद्युत धारा के द्वारा ही चार्ज करते हैं। तो विद्युत धारा जो है एक ऊर्जा का साधन है। विद्युत धारा से अच्छी ऊर्जा कोई नहीं है। हमारे घरों में या बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, आजकल तो वाहन चलाने के लिए भी विद्युत धारा का ही प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा के अनेक प्रयोग हो सकते हैं। चलिए, विद्युत धारा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है कि तारों के माध्यम से आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा के प्रयोग हैं पंखे, बल्ब चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, वाहनों को चलाने में, या अनेक प्रकार की ऊर्जा के रूप में। अब पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से पार हो सकती है और दूसरा जिनसे विद्युत धारा पार नहीं होती है। तो जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से पार हो सकती है उन्हें चालक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना और चांदी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ज़्यादातर तारों में जो है उसमें तांबे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तांबा जो है एक अच्छा चालक है। सबसे बेहतरीन चालक यहाँ चांदी है, क्योंकि चांदी का कीमत महंगा है, इसीलिए उसका तार नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। और भी अनेक कारण हो सकते हैं तांबे के तार बनाने में, लेकिन सबसे अच्छा चालक उसका चांदी ही है। अब दोस्तों बात करते हैं कुचालक के बारे में। तो ऐसे पदार्थ
जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर इत्यादि। इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसलिए ऐसे पदार्थों को कुचालक कहा जाता है। तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, सुचालक और कुचालक। चलिए बच्चों, आप जानते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। देखिए, आवेश यानी कि चार्ज को जब हम अनंत से किसी एक बिंदु पर लेके आते हैं, उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसे ही विद्युत विभव कहा जाता है। चलिए मान लेते हैं कि Q नाम का कोई एक आवेश है, यानी कि चार्ज है, वो अभी यहाँ अनंत पर है। अनंत से हम उसको खींच के एक बिंदु है जो कि P है, उस बिंदु तक खींच के लाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को खींच के लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ताकत लगाना होगा, काम करना होगा। उसी काम को विद्युत विभव कहा जाता है। यानी इसका परिभाषा इस प्रकार है कि अनंत से Q आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को विद्युत विभव कहा जाता है। अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जो काम किया जाता है उसी को विद्युत विभव कहा जाता है। इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसे ही विद्युत विभव कहा जाता है। ये आवेश जो है अभी अनंत पर है, हम उसे खींच के P तक लाना चाहते हैं। यानी कि Q आवेश को अगर बिंदु P तक लाने में हमें जो काम करना पड़ता है उसी काम को विद्युत विभव कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब जानते हैं कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हमने यहाँ विद्युत विभव की परिभाषा में देखा कि हमारे पास दो चीज़ हैं, एक अनंत से किसी बिंदु तक लाने में हम जो कार्य करते हैं उसका मात्रक, और जिस बिंदु आवेश को अनंत से लाते हैं उसका मात्रक, यानी कि कार्य का एसआई मात्रक और आवेश का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जिसको हम लोग जे कहते हैं, और आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। याद रखिए, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है जिसको जे कहते हैं, और आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है जिसको स्मॉल में सी कहते हैं, और ये दोनों मिला के भी बनते हैं। भी का मतलब होता है वोल्ट। तो कुल मिला के बात है कि आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब बच्चों, हम पढ़ते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। नाम सुनने में यह विद्युत विभव के जैसा ही लग रहा है, तो काम भी उसी के जैसा ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क है। विद्युत विभव में हम अनंत से किसी बिंदु को लाते हैं, लेकिन विद्युत विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में आवेश को पहुंचाना पड़ता है। यानी कि इसकी परिभाषा इस प्रकार हुई कि अगर कोई आवेश है जिसका नाम है Q, अगर वो P बिंदु पर है, तो अगर आप उसे Q बिंदु में ले जाना चाहते हैं तो P से Q तक ले जाने में आप जो कार्य करते हैं उसी को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। इसका अर्थ है कि किसी आवेश को, जो कि यहाँ Q से डिनोट किया गया है, Q से दर्शाया गया है, किसी आवेश को जो कि Q है, P से लेकर Q तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि इकाई आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। तो बच्चों, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वही होता है जो विद्युत विभव का होता है, यानी कि जूल बटे कूलम्ब, क्योंकि यहाँ पर भी हमें आवेश का ही और कार्य का ही, दोनों का ही मात्रक हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ कार्य का मात्रक जूल लिखते हैं और आवेश का मात्रक को कूलम्ब लिखा जाता है, और वो बराबर भी हो जाता है। यानी कि हमने देखा कि विद्युत विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट हो गया, भी से वोल्ट। विद्युत विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट, और विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। एमीटर और वोल्टमीटर दो यंत्र होते हैं। सबसे पहले एमीटर धारा को मापता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है कि धारा मापने वाला यंत्र किसे कहते हैं। तो धारा मापने वाला यंत्र जो है वो एमीटर को कहा जाता है, और एमीटर किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है। ये विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ का मतलब होता है ऐसा रास्ता जिससे होकर बिजली पास होता है, यानी बिजली का प्रवाह होता है, उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। तो एमीटर को जो है किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए लगाया जाता है कि उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और उसे श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं वोल्टमीटर को। वोल्टमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है, यानी कि वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच, जैसे कि P और Q के बीच विभवांतर को मापता है। तो वोल्टमीटर की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, और इसे किसी परिपथ में समांतर क्रम संयोजन में लगाया जाता है। ये बैटरी का सिंबल है, बैटरी का निशान है।
फिजिक्स में बैटरी को ऐसे बनाया जाता है, बैटरी के दो छोर होते हैं जिसमें से एक छोर माइनस वाला और एक छोर प्लस वाला होता है। ये बैटरी है फिजिक्स में और ये बल्ब है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाने वाला यंत्र आमीटर है। आमीटर जो है वो धारा को मापने का यंत्र है और वोल्ट मीटर वो विभवांतर को मापने का यंत्र है और इसे किसी भी परिपथ में हमेशा समांतर क्रम संयोजन में ही लगाया जाता है। अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए कि एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच अंतर लिखें, तो आप तो आसानी से लिख सकते हैं कि एमीटर जो है वो धारा को मापने का यंत्र है और वोल्ट मीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। आमीटर श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर जो है समांतर क्रम संयोजन में लगाया जाता है। चलिए बच्चों, अब जानते हैं कि सेल क्या होता है। ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि सेल क्या होता है। तो सेल यो एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती रहती है क्योंकि सेल में जो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है जो अभिक्रिया करते करते रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मुक्त करती रहती है। और सेल का इस्तेमाल हम लोग टीवी के रिमोट्स में और अनेक प्रकार के गाड़ियों में, छोटे छोटे गाड़ियों में, खिलौनों में, छोटे छोटे गाड़ियों में, टीवी के रिमोट्स में और कई प्रकार के छोटे छोटे यंत्र जैसे घड़ियों में करते हैं। अब बैटरी क्या है? बैटरी कई प्रकार के सेलों से मिलकर बैटरी बनता है। ये एक सेल का सिंबल है, निशान है। ये एक सेल है क्योंकि यहाँ पर ये अकेला एक सेल है। जब वो सिंगल होता है तो उसे सेल कहते हैं और जब कई सारे सेल एक साथ ऐसे करके मिले हुए रहते हैं उन्हें बैटरी कहा जाता है। हर एक प्रकार, ये हर एक चिन्ह एक सेल को दर्शाता है। एक चिन्ह एक सेल, एक चिन्ह एक सेल, यानी कि यहाँ पर 3 सेल हैं। तीनों सेल आपस में मिलकर बैटरी कहलाते हैं। हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में सेल को भी बैटरी कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई भी युक्ति अकेले रहे उसे सेल कहा जाता है और सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे ओम के नियम के बारे में। इसको मैंने VBI लगा दिया है क्योंकि ये अगर कभी भी पूछा जाए तो हमेशा ये आपको 5 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है, इसलिए आपको उसको तैयारी करना जरूरी है। तो ओम का नियम क्या है कि अगर किसी चालक के ताप में आप परिवर्तन न करें, यानी कि उसके तापमान में आप बदलाव नहीं करते हैं, तो उसमें आप जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर के वो समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर IR। ये एक ऑब्जेक्टिव का सवाल है जो बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि ओम के नियम का सूत्र क्या है। तो V बराबर IR, या सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिया रहेगा कि IR², IR या VI, ऐसे ही कुछ। तो जिसमें से आपको V बराबर IR रहेगा उसी को आपको सही करना है। ये 1 नंबर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सवाल इस बार आएगा ही, या तो ये 5 मार्क्स के लिए आए या फिर ये ऑब्जेक्टिव में आए। इन दोनों में से ये सवाल बिल्कुल भी आएगा। और आप जो ऊपर देख रहे हैं एमीटर और वोल्ट मीटर, इन दोनों में से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 मार्क्स इन दोनों में से, एमीटर क्या है या फिर वोल्ट मीटर क्या है, या फिर इन दोनों में अंतर करने के लिए बोलेगा 2 मार्क्स के लिए। इसीलिए बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। सेल से भी आपको 1 नंबर पूछा जाएगा कि सेल क्या है या बैटरी क्या है। समझे बच्चों? अब ओम के नियम का सत्यापन करेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। और ओम के नियम का सत्यापन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको 2 मार्क्स के लिए फिजिक्स में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आप विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बना सकते हैं। विद्युत बल्ब में एक तंतु होता है जो फिलामेंट का बना हुआ होता है। इसको मैंने 1 नंबर इसलिए दिया है क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु या फिर फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। इसीलिए आपको इसी ऑब्जेक्टिव को याद करना है, जिसमें आपको 1 नंबर जो है वो जरूर पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। या दूसरा ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से भी आ सकता है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई रहती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो है वो आर्गन गैस भरी हुई रहती है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिले। सबसे पहला कि विद्युत बल्ब के तंतु जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। और विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो वो आर्गन है। यहाँ 2 प्रकार के आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिले और इन दोनों में से आपको एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाएगा। चलिए बच्चों, अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो है विद्युत फ्यूज। आपको ये पूछा जाएगा कि विद्युत फ्यूज क्या है। तो
तो आपको परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखना है कि विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रतिरोध जो है, विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका गलनांक जो है वो बहुत कम होता है। तो जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और जिसका गलनांक बहुत कम होता है उसी को विद्युत फ्यूज कहते हैं। विद्युत फ्यूज को परिपथ में क्यों लगाया जाता है? हम सभी ने आपने बोर्ड में देखा होगा कि एक फ्यूज लगाया जाता है ताकि कभी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए या दो तार आपस में टकरा जाए या अत्यधिक भार या अत्यधिक विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने लगे तो फ्यूज जो है वो तुरंत गल जाएगा और आपके बोर्ड से बिजली का कनेक्शन खत्म। तो उस परिपथ से लगे हुए जितने सारे पंखे हैं, बल्ब हैं, वो सभी बच जाएंगे। एक फ्यूज लगाने से उस परिपथ में जितने भी सारे उपकरण हैं वो सारे बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूज जो है वो ज़्यादा प्रतिरोध होने के कारण, प्रतिरोध उसका बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध का मतलब समझिए, अगर हम इस चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हर चालक एक जैसा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता। कुछ चालक कम करते हैं और कुछ चालक ज़्यादा करते हैं। तो जो चालक कम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वो विद्युत धारा को रोकते हैं और उसके इसी गुण को प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जब किसी चालक से विद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं तो वो उसको रोकती है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। और जो ज़्यादा रोकती है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और जो चालक विद्युत धारा को जाने देता है आसानी से उसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना। तो चालक अगर विद्युत धारा को रोकता है बहुत ज़्यादा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा, अगर वो प्रतिरोध नहीं करे तो उसमें से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब यहाँ समझ लीजिए कि चांदी से बिजली आसानी से पास हो सकता है और बहुत अधिक मात्रा में पास होता है क्योंकि चांदी का जो प्रतिरोधकता है वो बहुत कम है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ये आपको 1 नंबर का सवाल यहाँ फिर आ गया कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोध क्या है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वह अपने में से होकर जाने वाली विद्युत धारा को रोकती है, रोकने का कोशिश करती है। और मान लीजिए 5 एम्पीयर की धारा यहाँ से पास हो रही है तो यहाँ से 10 एम्पीयर हम दे रहे हैं और यहाँ से केवल 5 एम्पीयर की धारा ही गुजर रही है क्योंकि ये 5 एम्पीयर को रोक देती है। अब इसके इसी गुण को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत फ्यूज क्या होता है कि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जब परिपथ में, यानी कि मान लीजिए आपका तार जो है डायरेक्ट मीटर से जुड़ा हुआ है, उस मीटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका विद्युत धारा आने शुरू हो गया तो उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो रोक सकता है। 10 एम्पेयर का आ रहा है तो वो 5 एम्पेयर को ही जाने देता है। उसका गलनांक बहुत कम होता है जिसकी वजह से वो आसानी से गल जाता है। जैसे ही वो गल गया आपके तार या आपके बोर्ड में बिजली कनेक्शन खत्म हो जाता है, जिससे आपके तार में या फिर बोर्ड में लगे हुए उपकरण बच जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए विद्युत फ्यूज को बोर्ड में लगाया जाता है क्योंकि विद्युत फ्यूज का जो प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसका गलनांक बहुत कम होता है। आसानी से गल जाएगा लेकिन ज़्यादा विद्युत परिपथ को ज़्यादा धारा को पास होने नहीं देगा, लेकिन गल जाएगा आसानी से। इसीलिए फ्यूज को विद्युत परिपथ में लगाना जरूरी है। तो पूछा जाएगा कि सुरक्षा की दृष्टि से किस चीज़ को परिपथ में लगाया जाता है, तो विद्युत फ्यूज क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और उसका गलनांक कम होता है। जब धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होगी तो भी वो उसको रोक देगा और धारा ज़्यादा प्रवाहित होने पर वो गल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा, यानी बिजली का कनेक्शन गायब। चलिए बच्चों, अब समझते हैं घरेलू विद्युत संरचना के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये पावर हाउस है जहाँ से बिजली खंभों के द्वारा हमारे घर तक पहुँचती है। जब बिजली पावर हाउस से खंभों में पहुँचती है तो वहाँ से उसे 2 प्रकार के तारों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे ऊपर वाले तार को मेन लाइन कहा जाता है क्योंकि इसमें 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, और दूसरे वाले तार को घरेलू लाइन कहा जाता है जिससे 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। जानिए इनमें अलग अलग धारा प्रवाहित क्यों होती है? क्योंकि हमारे घरों में छोटे और बड़े उपकरण होते हैं। बड़े उपकरणों में जैसे कि टीवी, फ्रिज इत्यादि, और छोटे छोटे उपकरणों में पंखे, बल्ब, बिजली के और छोटे छोटे उपकरण, उन सभी को अलग अलग धारा की जरूरत होती है। अब सभी आदमी एक जैसा नहीं खा सकता है, उसी तरह बिजली के सभी उपकरण एक जैसे धारा नहीं खींच सकते हैं। कुछ को ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है और कुछ को कम। जिसको ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है उसके लिए मेन लाइन है जिसमें 15 एम्पीयर की धारा है, और जिसे कम धारा की जरूरत होती है उसके लिए घरेलू लाइन है जिसके लिए 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो खंभों के माध्यम से 2 प्रकार के तारों से होते हुए तब वो हमारे घरों तक पहुंचती है। एक मेन लाइन है जिससे 15 एम्पीयर है, एक घरेलू लाइन है जिससे 5 एम्पीयर है। हमारे घरों में भी जब आप तारों को देखेंगे तो उसमें ऊपरी परत जो है, ऊपरी परत को अगर आप छील के देखेंगे तो उसमें आपको अंदर 2 प्रकार के तार ऐसे करके मिलेंगे, एक काला वाला और एक लाल वाला। लाल वाले से, यानी कि रेड वाले से, लाल वाले से जो है 15 एम्पीयर की धारा निकलती है,
और काले वाले से 5 एम्पीयर की धारा निकलती है। काले वाले तार को उदासीन तार कहा जाता है। अब देखिए, तारों के ऊपर जो परत चढ़ी हुई रहती है उस परत को कहते हैं पी, भी और सी, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपको 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। 1 नंबर का सवाल यहाँ से कि मेन लाइन पावर में कितनी धारा प्रवाहित होती है, घरेलू लाइन किसे कहते हैं, समझ गए आप लोग। मेन लाइन और घरेलू लाइन दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। घर में अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं, कुछ में 5 एम्पेयर की धारा चाहिए और कुछ में 15 एम्पेयर की धारा चाहिए, इसीलिए 5 एम्पेयर और 15 एम्पेयर के अलग अलग तार घरों तक पहुंचाए जाते हैं। तारों के ऊपर जो परत चढ़ी हुई रहती है उसे पीवीसी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसको हम लोग पी, भी और सी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका विद्युत धारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें से आपको देख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जो लगता है उसे आप कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि अभी समय नहीं है उतारने का। अभी आप वीडियो देखिए और बार बार वीडियो को प्ले कीजिए ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। अब ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।